आप सुन रहे हैं कहानी एक राज रूहानी सफ़र का भाग 10 अंतिम भाग। शरीर की थकान से ज़्यादा उसका मन त्रस्त था। कब वे चारों घर वापस आए और कब अपने अपने कमरे में जाते नींद की आगोश में समा गए वे खुद भी न जान पाए। अगली सुबह उन सबके जीवन की एक नई सुबह थी। सुबह की पहली भोर से ही जतिन की आंखें खुल गई। वे करवट बदलता अब निधि को देखता है जो किसी बच्चे की जैसी नींद में खोई थी। उसके निश्चल चेहरे पर सुकून की नींद देख जतिन ने उसे जगाना उचित नहीं समझा और धीरे से उसका माथा चूमते हुए वो उठ गया। बालकनी में आते जैसल की सुबह की उजास को पीता एक भरपूर अंगड़ाई लेता आसमान की लाली को अपने चेहरे की भरपूर मुस्कान से जैसे शुक्रिया कहता कि फिर अपने लिए चाय बनाकर बालकनी पे वापस आता है तो वहाँ पहले से वैभव को बैठा पाता है। दोनों सुबह के अभिवादन भरी मुस्कान से मुस्कराते हैं। दोनों की नज़रें देखती हैं कि वहाँ नीतू भी चली आ रही है। नीतू के कहने पर ही वैभव उन दोनों के लिए चाय बनाने चला जाता है। और नीतू, नींद आई? हाँ जीजू, नींद तो आई, पर आखिरी का पर जतिन का पूरा ध्यान नीतू की ओर खींच ले जाता है और वे अपनी प्रश्नात्मक नज़रों से उसको देखने लगता है। बहुत से प्रश्न मेरे दिमाग में सारी रात घूमते रहे जीजू। आज सोचती हूँ तो लगता है जैसे सब कुछ कोई सपने जैसा था। एक गहरा उच्छ्वास छोड़ता हुआ जतिन कहता है, हाँ, एक सपना ही था जिसे हम भूल जाएं तो बेहतर है। कैसे भूल जाऊँ मैं? जो अब तक हमारे साथ रह रही थी वो दीदी के शरीर में एक आत्मा थी। उफ, सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या दीदी ने कुछ बताया आपको? क्या उन्हें कुछ याद भी है? नीतू की अधीरता पर जतिन सहज भाव से कहता है, नहीं, कुछ खास नहीं। उसे तो वहीं तक का याद है जब वो गुंडों से भागकर कुलधरा में भटक जाती है। बस उसने उनकी चीखें सुनी, फिर वह बेहोश हो गई। और ये तो तुमको पता ही है, हमने उन्हें मरा हुआ पाया था कार में। बाबा ने कहा भी था, कुलधरा किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन जो जैसा करता है उसे वैसी सज़ा देता है। कहते कहते जतिन चेयर की पुष्ट पर पीठ सटाता हुआ कहता रहा। इसी बीच वैभव भी वहाँ चाय लेकर आ जाता है और बिना व्यवधान डाले उनकी वार्ता में शरीक हो जाता है। मैंने पूछने में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाला कि निधि कहीं परेशान ना हो जाए, बल्कि मैं तो तुम दोनों से भी यही चाहूँगा कि कोई उससे इस बारे में कुछ बात ना करे तो यही अच्छा है, और ना अपने अपने घर पर इससे संबंधित कोई चर्चा करे। हमने वैसे भी उन्हें कुछ नहीं बताया है और इस 1 महीने में हमने जो कुछ भी झेला है उसे मैं बार बार बिल्कुल भी नहीं दोहराना चाहूँगा। कभी कभी कुछ ना जानने से ज़्यादा सुकून मिलता है, चाहे वो राज ही क्यों ना रहे। कहते हुए जतिन अपना कप नीचे फर्श पर रखता है तो दोनों सहमति में अपना अपना हाथ जतिन के हाथ पर रखते हुए आंखों से भरोसा देते हैं, जैसे जतिन के चेहरे पर कुछ राहत की हल्की मुस्कान तैर जाती है। सभी कुछ पल तक धीरे धीरे अपनी चाय सुड़कते रहते हैं। फिर वैभव कहता है, भैया फिर निकलना कब है? मेरे ख्याल से निधि को आज आराम करने देते हैं, हम कल सुबह निकलते हैं उदयपुर के लिए। ठीक है, फिर मैं आज सब तैयारी कर लेता हूँ। जतिन का ध्यान नीतू पर जाता है जो उसे कहीं खोई हुई सी लगती है। फिर वह उसे टोकता है, क्या सोच रही हो नीतू? नीतू अपने खुले बालों को एक तरफ करती जैसे कहीं खोई हुई कहती है, मेरे मन में कुछ सवाल हैं और जब तक इनका जवाब नहीं मिल जाएगा मुझ में ऐसी ही बेचैनी रहेगी। वह हैरत से उसकी ओर देखता है तो जतिन के चेहरे पे हल्की मुस्कान तैर जाती है। इसी इंसानी प्रवृत्ति के कारण तो सारी दुनिया तबाह है। मन हमेशा सब कुछ जान लेना चाहता है, पर नीतू कुछ चीज़ें समय काल से परे होती हैं और उन्हें उन्हीं के रूप में स्वीकार लेना चाहिए। ज़्यादा प्रश्न नहीं करने चाहिए। तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, पर बाबा ने भी अपने इशारों में सब कह दिया। सच हमारे सामने होता है, पर कई बार हम उसे स्वीकार करने के बजाय बस खोज में लग जाते हैं, उस नादान बच्चे की तरह जो क्लास का सबक सुनने से ज़्यादा प्रश्न करने में अपना दिमाग लगा देता है। ऐसा क्या था भैया, मैं भी जानना चाहूँगा। पता है, पहले मैं भी बहुत परेशान था, मेरा मन बहुत उलझा हुआ था, लेकिन जब मैंने कुलधरा के मंदिर की चौखट लांघी तो जैसे मेरी आंखों के सामने का सारा धुंध छटने लगा और पीछे जाकर मैंने बहुत कुछ सोचा कि वो जो कुछ भी है
उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि निधि को तो भी उसने कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं। मैं जब भी उसके नज़दीक पहुंचकर अपना प्रेम का इजहार करता तो एक अतृप्ति सी पाता उन वीरान आँखों में। वहाँ किसी से कोई बदला लेना नहीं होता, बस जैसे गुजरे वक्त से कोई शिकायत रहती। पर अफसोस गुजरा वक्त कभी नहीं बदलता, इसलिए तो शायद उसने हमें अपने रहस्य में अतीत का साक्ष्य बनाया और सदा के लिए उस वक्त में अपनी शिकायत दर्ज करती चली गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे सदियों पहले अपनों से दूर चली गई थी वह। एक बार तो उसकी बेचैनी से मैं उसकी ओर जाने भी लगा, पर बाबा ने मुझे टोक लिया, नहीं तो मैं भी आज कोई रहस्य बन गया होता। मुझे लगता है जो लोग वहाँ अचानक गायब हो जाते हैं वो सब इसी समय काल के पार चले जाते होंगे। जतिन कहीं जा रहा था और दोनों हैरान उसे चुपचाप सुने जा रहे थे। बाबा ने एक बार बोली थी कि जो रास्ते मुश्किल देते हैं वही समाधान भी देते हैं। यही मात्र एक सूत्र वाक्य मैंने इसे जंग जीती। मैं तो एक आम इंसान था और अदृश्य शक्ति से सामना करने की कोई सामर्थ्य भी नहीं थी। बस मन में विश्वास और अपने प्रेम पर अटूट आस्था थी, जिसका दामन मैंने थामे रखा, और परिणाम तुम्हारे सामने है। हाँ भैया, आप ठीक कहते हो। वो बाबा आपको मिले और उस रात हमारे साथ खड़े रहे, ये यकीनन आपके विश्वास का बल था। नहीं तो मैंने उनके बारे में यही सुना है कि वे हर किसी से नहीं मिलते, कोई नहीं जानता उनके बारे में। बस ऐसे ही टूरिस्टों के बीच कभी आ जाते और वहाँ का किस्सा सुनाते कहीं भी चले जाते। आपकी तलाश निष्पाप थी और जो तफरी समझ कर आते हैं वे उन्हें कभी नहीं मिलते। जतिन वैभव के कंधे पे हाथ रखता हुआ कहता है, बिल्कुल, ईश्वर ने इसीलिए तो प्रेम बनाया, ताकि जब सारे तीर तलवार थक जाएं तो सारा संसार प्रेम से जीत लिया जाए। इस कहानी में भी यही हुआ। सलीम राजा जिस लड़की को पाना चाहता था उसने अपनी जान देकर उसकी नफरत को हरा दिया। प्रेम हथियाने की चीज़ नहीं होती, इसलिए तो निधि के ज़रिए उसने प्रेम पाना चाहा, पर जबरन नहीं। जब उसे लगा कि मैं उस शरीर से नहीं बल्कि निधि के मन से प्यार करता हूँ तो वह हमारे रास्ते से स्वेच्छा से हट गई। प्रेम में बहुत ताकत होती है। फिर दोनों की ओर गौर से देखते हुए जतिन कहता है, इसलिए तो अब मुझे तुम दोनों के प्यार को भी मिलाना है। जतिन की बात सुनते सामने बैठे दोनों के गाल शर्म से सुर्ख हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह से ही सारी तैयारी कर वे निकलने को बिल्कुल तैयार थे। वह कार में सामान जमा रहा था तो नीतू इठलाती हुई उसे सामान देती जा रही थी। जतिन और निधि बचा हुआ सामान पैक कर रहे थे। तो डियर, कहाँ जाओगी, पहले मायके या ससुराल? जतिन के निधि को छेड़ने पे कहा, पर जवाब देने के बजाय अपने मुंह में हाथ रखे वे बाथरूम की तरफ भागी। तो जतिन परेशान हो उठा। वे देखता है कि निधि को लगातार उल्टियाँ हो रही थी। वे घबरा कर जल्दी से वैभव को आवाज़ लगाकर डॉक्टर को बुलाने को कह गए निधि को संभालता है। नीतू भी झट से भागती हुई वहीं आ जाती है। लगता है दी को ना बदहजमी हो गई है, क्या ऐसे में हमारा जाना सही होगा? तब तो वैभव किसी लेडी डॉक्टर के साथ वहाँ प्रवेश करता है। वे लेटा कर निधि का चेकअप करती है। काफ़ी देर देख लेने के बाद वे कुछ पर्चे पर लिखती हुई उनकी तरफ बढ़ाती हुई कहती है, ये कुछ विटामिन और टॉनिक लिखे हैं, थोड़ी वीकनेस है। लेकिन डॉक्टर हुआ क्या है इसको? जतिन परेशान हो उठा। डॉक्टर मुस्कुराती हुई कहती है, वही जो हर स्त्री चाहती है। सब डॉक्टर की ओर हैरत से देखने लगते हैं तो वह जल्दी से कहती है, अरे आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। बस अब इनका भरपूर ध्यान रखिए और इनको कुछ नहीं हुआ है। क्या सच में? ये सुनते जतिन और निधि मारे खुशी की अपनी बेख्याली में एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जिससे वहाँ हंसी की फुहार में इस सब पल भीग जाता है। कहानी समाप्त हुई। एक राज रूहानी सफ़र का यही सफ़र समाप्त हुआ। नहीं, ये सफ़र समाप्त नहीं, ये आगाज़ है नई कहानी का, आगे की कहानी का, जहाँ निधि की आगे की कहानी और ज़िंदगी इस श्राप से मुक्त रह पाएगी। क्या इसके बाद से उनका जैसलमेर से रिश्ता ख़त्म हो जाएगा या जैसलमेर उन्हें फिर बुलाएगा अपने पास? जानने के लिए एक राज की बाकी की सारी कहानी पढ़ने के लिए मेरी वेबसाइट में जाएं, कहानी का कारवां। गूगल पे सीधे कहानी का कारवां.com पर सर्च करें और पाएं मेरी सारी कहानियाँ। और आगे की कहानी सुनने के लिए यूट्यूब में बने रहें।
आपका धन्यवाद।